अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशन कोलिजन। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वन डायमेंशन कोलिजन के हवाले से पढ़ा था, यहाँ पर हम इंशाल्लाह टू डायमेंशन कोलिजन के हवाले से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि बिलियर्ड या स्नूकर वगैरह आप लोग खेलते हो, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक आपके पास स्ट्राइकर होता है और एक आपके पास टारगेट होता है, जिसको आपने टारगेट करना होता है। तो आप स्ट्राइकर के ऊपर फोर्स लगाते हो किसी एंगल से, और आपने हिट करना होता है और उसको आपने अचीव करना होता है। तो एक सर्टेन एंगल से आप उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो। तो यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हो कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, जो कि आपने उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको वेलोसिटी दी है या उसको एक्सेलरेट करवाया है। और जिस को आप हिट करवाना चाह रहे हो उसका मास 2 है, और वो इनिशियली वेलोसिटी उसकी जो थी वो 0 थी, क्योंकि वो रेस्ट पर था जिसको आप हिट करवाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ही आपका स्ट्राइकर इसको हिट करेगा, तो जो आपका टारगेटेड मैच जो है M2 वो आपके पास एक सर्टेन एंगल के साथ डेविएट होके चला जाएगा, और इस तरीके से आपका स्ट्राइकर भी एक स्पेसिफिक एंगल के साथ डेविएट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करना चाहेंगे कि सीधा अगर सपोज करो ये हेड ऑन कोलिजन करना चाहे इसको, तो ये स्ट्रेट रास्ते के अलॉन्ग जाएगा। यहाँ पे आपको एंगल नज़र आ रहा होगा, एक आपके पास फाई 2 का एंगल है और एक आपके पास फाई 1 का एंगल है। तो फाई 1 का एंगल जो है वो मास 1 जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाई थी, जिसकी वेलोसिटी भी 1 थी, तो उसने जो एंगल बनाया वो फाई 1 था। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि मास 2 ने जो एंगल बनाया वो फाई 2 था। तो ये अब आप देख सकते हो कि ये मास 1 और मास 2 सिमिलरली टू डायमेंशन मोशन के अलॉन्ग इसकी मूवमेंट हो रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको टू डायमेंशन कोलिजन का नाम देंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। इसको जैसे कि आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ते हो, तो यहाँ पर हमने इसको रिजॉल्व करना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक फाई 1 एंगल है, एक आपके पास फाई 2 का एंगल है। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहे तो ये मास 1 और मास 2 दो एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। एक आपके पास एक्स एक्सिस आ रहा है, एक आपके पास वाई एक्सिस आ रहा है। अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहेंगे तो आपको सिंपल सा आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मूवमेंट होगी वो हमारे पास कॉस एंगल उसके साथ लगेगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मूवमेंट होगी उसको हमने साइन के साथ लगा देना। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि मास 1 जो है वो मीन लाइन से नीचे की तरफ आ रहा है। ये हम यूँ भी कह सकते हैं कि आपके पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा। बाकी इसकी एक्स एक्सिस की जो मोशन है, मोमेंट है, वो दोनों बॉडीज़ की सेम है, वो आप देख सकते हो। तो इसको हमने सिंपली रिजॉल्व कर लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि चूँकि मैथ सेम था, आपके पास M1 और M2 सेम था, वेलोसिटीज़ के अंदर चेंज आ रही है, तो आपके पास ये वेलोसिटी के कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि V1 इनिशियली आपको पता था कि इनिशियली बॉडी जो M1 था उसकी इनिशियल वेलोसिटी V1 थी, और M2 जो था वो आपके पास रेस्ट पे था, तो उसका मोमेंटम 0 था। तो फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ पर इसको रिजॉल्व करना है। आपको नज़र आ रहा होगा V1 F कॉस फाई 1 और माइनस V1 F साइन फाई 1 आपके पास आ जाएगा। ये पहली बॉडी का हो जाएगा, और सेकंड बॉडी का आपके पास सिंपली V2 F कॉस फाई 2, और इस तरीके से V2 F साइन फाई 2 आ जाएगा। ओके, उम्मीद है ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम ज़रा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की ही टाइप है, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनिशियल एक्स मोमेंटम ऑफ सिस्टम और उसके बाद हमारे पास फाइनल, ये दोनों इक्वल होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे। तो आपके पास पी इनिशियल एक्स एक्सिस के लॉन्ग और पी फाइनल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, आप इसको ज़रा देख सकते हैं कि आपके पास इनिशियल जो है वो M1 V1I प्लस M2 V2I। चूँकि V2 सेकंड बॉडी रेस्ट पे था, तो इस वजह से V2I आपके पास क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे, M1 V1F कॉस फाई 1 प्लस M2 V2F कॉस फाई 2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक हो गई बात। इस तरीके से अब सेकंड की तरफ जाते हैं। हमारे पास अभी मोमेंटम का हमारे पास
आपने देखा यहाँ पर कि इनिशियली ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, जो ही ये स्ट्राइक कर रहा है एक सर्टेन एंगल के साथ, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बी बन रहा है। तो हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे। ओके, बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करेंगे तो बिफोर कोलिजन आपके पास मैस 1 और मैस 2 का अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसका वाई एक्सिस क्या था, वो ज़ीरो था, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। फाइनल हमारे पास आ जाएगा m2v2f sin phi 2, और उसके बाद आ जाएगा m1v1f sin phi 1। तो माइनस का साइन मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था, चूँकि ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं जब हम इसकी रेजोल्यूशंस को पढ़ेंगे तो आपको ये वेक्टर का निशान नज़र आ रहा होगा, ये हेड का निशान नज़र आ रहा होगा जो एक्स एक्सिस का अलॉन्ग है। तो ये अगर हम इसका वाई एक्सिस लेंगे, आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन नज़र आ रही है, यहाँ पे v2f sin phi 2 लिखा हुआ, ये अपवर्ड है। तो दूसरा फर्स्ट मैच का जो होगा ये डाउनवर्ड आएगा, तो डाउनवर्ड की वजह से इसके साथ हमने क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने सबसे पहले हमने मोमेंटम को डिस्कस कर लिए। अब हम ज़रा काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हम इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इसके फाइनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे, या एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे, इनिशियली बिफोर कोलिजन की बात करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा है हमारे पास, तो इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल एक्स कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक होगी। उसके बाद हमने उसको सिंपली लिखना है हाफ m1v1 आई का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2i। तो v2i आपके पास क्या था, वो ज़ीरो था, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया गया। तो ये हमने इनिशियल की बात कर ली। उसके बाद हम फाइनल की तरफ जाते हैं, तो हाफ m1v1f का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1। कॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये 2 डायमेंशन मोशन के अलॉन्ग जा रहा है, इस वजह से इसकी रेजोल्यूशन होगी, प्लस हाफ m2v2f का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2। ठीक होगी बात। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। उसके बाद अगर हम इसी सिस्टम की हम वाई कंपोनेंट की बात करेंगे बिफोर और आफ्टर, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास मोमेंटम भी बिफोर क्या था, सेकंड बॉडी का ज़ीरो था। एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के अलग हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का, चूँकि दोनों बॉडीज़ जो थी वो क्या थी, वो एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट कर रही थी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मूवमेंट क्या थी, वो ज़ीरो थी। तो ज़ीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ m1v1f का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस हाफ m2v2f का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2। लेट्स सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गई बात। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे बिफोर और आफ्टर, और उसके बाद हम इनिशियल वाले कंपोनेंट को इनिशियल के साथ और फाइनल वाले को फाइनल के साथ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ज़रा आप ऐड करें, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हम काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे, तो आपको पता है हाफ m1v1i का स्क्वायर, और इसका वाई क्या है, वो ज़ीरो के बराबर था। उसके बाद हम इसके सेकंड फैक्टर की तरफ जाएंगे। सेकंड फैक्टर हाफ m1v1f का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस हाफ m2v2f का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2, और उसके बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा हाफ m2v2f का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाफ m2v2f का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस हाफ m2v2f का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2। तो साइन स्क्वायर और कॉस साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली आपके पास आ जाएगा हाफ m1v1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1f का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2f का स्क्वायर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। अब हमने इनकी वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करना, उसके लिए ज़रा हम अपनी आसानी के लिए बात करते हैं कि सपोज़ करो एक बॉडी जो दूसरी बॉडी को हिट कर रहा था, दोनों के मैसेज क्या थे, वो बराबर थे। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन जो होगी वो सिंपल फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। तो अगर हम m1 को m2 के बराबर और m2 को m के बराबर ले लें, तो हमारे पास इक्वेशन 1, 2 और 5 क्या हो जाएगी, वो सिंपल फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। v1i इक्वल टू v1f कॉस फाई 1 प्लस v2f कॉस फाई 2। और इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करते हैं, v1i और ये v1f वाली टर्म को इक्वेशन को दूसरी साइड पे ले तो ये माइनस हो जाएगा, इधर से v2f कॉस फाई 2 आ जाएगा। लेट्स सी दिस इज इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा। इसी तरीके से आप वर्टिकल कंपोनेंट की भी बात कर ले, तो v1f साइन
phi1 इक्वल टू V2F साइन phi2, इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दी। ठीक होगी बात। अब हम ज़रा बात करते हैं दोनों वेलोसिटीज़ की अगर बात करेंगे तो V1I का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होगा, V1F का, V1 एफ का स्क्वायर प्लस V2F का स्क्वायर। तो V1F को दूसरी साइड ले जाओ, आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास V2F स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी V1I का स्क्वायर माइनस V1F का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया। अब हम ज़रा स्क्वेयरिंग करते हैं और एडिंग करते हैं इसकी इक्वेशन नंबर 6 और 7 को, ताकि हम अपने डिज़ायर रिजल्ट की तरफ जा सकें। तो यहाँ पे हमने इसकी स्क्वेयरिंग की इक्वेशन नंबर 6 और 7 की, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो V1I का स्क्वायर प्लस V1F का स्क्वायर माइनस 2 V1F cos phi1 इक्वल टू V2F का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 9 दे दी। ठीक है, उसके बाद हमने V2F स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 से उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर लेनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 2V1F इक्वल टू 2V1I cos phi1 आपके पास आ गया। क्लियर। यहाँ से सिंपली आप V1F की वैल्यू निकाल लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, V1F इक्वल टू V1I cos phi1, इसको इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे दिए। और उसके बाद ये V1F की वैल्यू इधर से उठा के आप इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सिंपली V2F की वैल्यू आ जाएगी। तो V2F आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, V2F इक्वल टू V1I sin phi1 आपके पास। यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट आपके पास क्या आ गया, क्लियर आ गया। तो ये था हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन के हवाले से, कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ स्ट्राइक करे विद सर्टन एंगल और वो डेविएट हो के दोनों एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मूवमेंट हो जाएगी, तो आपके पास उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी। ठीक होगी, उम्मीद है ये आप लोग को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सेंटर ऑफ मास का है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम इलास्टिक की बात करेंगे। हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक हमारे पास लेबॉर्ट्री फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जिसको हम स्टेशनरी फ्रेम भी कहते हैं। मतलब कि जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो आप स्टेशनरी पोजीशन पर होंगे, तो वहाँ से आप ऑब्जर्वेशन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, और एक आप ऑब्जर्वेशन मूविंग हालत में लोगे तो आपके पास इसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी। सपोज करो जैसे कि हम इसको लेबॉर्ट्री फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस सेंस में भी कहते हैं कि आप एक जगह पे खड़े होकर या एक जगह पे बैठ के आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो स्टेशनरी होता है, तो वहाँ से आप ऑब्जर्वेशन लेते हो। ठीक होगी बात। और दूसरा हमारे पास जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, वो हमारे पास क्या होगा, किसी बॉडी की मूविंग कंडीशन में, जिसको हम रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिससे हमने किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन लेनी होती है। तो यहाँ पे हम अब सेंटर ऑफ मास को समझते हैं कि व्हाट इज़ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमारे पास वो पॉइंट होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी या आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेट करता है या होल मास ऑफ द बॉडी एग्जिस्ट करता है। उस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेशन पैदा होती है। हम यू सिंपली यूँ भी कह सकते हैं कि दो कंडीशन यहाँ पर हो सकती है, एक फोर्स की होती है, एक हमारे पास टॉर्क की होती है। जैसे आप सीसा झूले के ऊपर बैठे हो, तो झूले का एक मिड पॉइंट होता है। अगर दोनों सेम मैसेज को आप एक साइड पे और दूसरी अपोजिट साइड पे रखेंगे, तो वो उसी सेंटर के इर्द गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास टॉर्क की कंडीशन आ जाएगी। फोर्स की कंडीशन को आप यूँ भी कह सकते हैं जैसे कि आपने किसी बॉडी को उठाना हो और हम लीवर का यूज़ करते हैं, तो जितना लीवर इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना लीवर छोटा होगा उतनी आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या था, दिस इज़ सेंटर ऑफ मास। अभी सेंटर ऑफ मास को ज़रा हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज़ है, एक M1 है जो कि हमने स्मॉल लिया हुआ, एक आपके पास M2 था। M1 चूँकि हमने एक रॉड के ऊपर हमने इसको फिक्स किया हुआ है, तो इसकी जो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो वेट की फोर्स होगी, वो डाउनवर्ड करेगा, जिसको हमने M1G का नाम दे दिया। इस तरीके से हमारे पास सेकंड मैच है, वो ज़रा हैवी है, तो उसको हमने M2 का नाम दे दिया। तो हमारे पास इसके ऊपर भी फोर्स एक्ट करे, जिसको हमने M2G का नाम दे दिया। क्लियर। अब आप यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि M1 छोटा है, M2 बड़ा है, सेंटर ऑफ मास करीब है किसी के सेकंड मैथ्स के M2 के करीब ही आ रहा है, जैसे कि मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर लिया। ओके, अब हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट सेंटर ऑफ मास लेंगे। यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है कि आप इसके ऊपर अगर फोर्स लगेगी तो इसकी मूवमेंट किस एक्सिस के अलोंग होगी। तो यहाँ पे हम सिंपली यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि x1
पोजीशन सेंटर M1 के साथ है और x2 आपके पास क्या है वो M2 की है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट बॉडी की बात करेंगे M1G एक्स सेंटर ऑफ मास माइनस x1। ठीक है, हो गई बात। क्योंकि हमारे पास क्या है, x1 क्या है, M1 और जहाँ से हमने इस रॉड को फिक्स किया उसके दरमियान पोजीशन है और सेंटर ऑफ मास का मिड पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से M2G x2 माइनस x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ओके, लास्ट प्रीवियस कुछ हमने लेक्चर पढ़े थे जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास को निकालने का तरीका भी सीखा था और हमने सेंटर ऑफ मास को निकाला तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, M1x1 प्लस M2x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने चूँकि बॉडी में मूवमेंट पैदा हो रही है उसकी हम वेलोसिटी को निकालेंगे तो सिंपली इसकी अपने डिफ्रेंशिएशन कर लेनी है। डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी टी हम अप्लाई करेंगे तो डी बाई डी टी एक्स सी एम डी बाई डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वी सी एम के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी के भी फैक्टर आ जाएंगे। ओके, अब हम ज़रा बात करते हैं कि कोलिजन का भी हमने यहाँ पे अमल दखल पढ़ना है कि हमने कोलिजन होगी तो हमारे पास कैसे होगा। अब हम यहाँ पर बात करें सपोज करो V2 M2 जो है, जो बड़ा बॉडी था वो क्या था, वो रेस्ट पे था। तो उसके बाद सेंटर ऑफ मास आपके पास क्या बनेगा, ये हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए बता रहे। वैसे सेंटर ऑफ मास का फार्मूला VCM इक्वल टू M1 V1 I प्लस M2 V2 I डिवाइड बाई M1 प्लस M2 आ जाएगा। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास M2 क्या था, वो रेस्ट पे था तो उसकी हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास सिंपली बनेगा M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और V1 I आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ कुछ लेबॉर्ट्री फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं और हम उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे विद सम रेफरेंस पॉइंट। तो ज़रा यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। V1I अगर हम बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटीज़ की बात कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन कह लो, या हम बात कर सकते हैं कि उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करने के बाद तो टोटल सेंटर ऑफ मास में से वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। तो V1I प्राइम इक्वल टू V1I माइनस, और VC सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमने प्रीवियस इक्वेशन में पढ़ ली थी, VCM डिवाइड इक्वल टू M1 बाई M1 प्लस M2 और V1I आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास V1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अब हम ज़रा फाइनल वेलोसिटी की तरफ चलते हैं, बिल्कुल ये बॉटम उस पर आ जाए। फाइनल वेलोसिटी फ्रेम टू सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। सिमिलरली हम फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे, V1F प्राइम इक्वल टू V1F आ जाएगा और V सेंटर ऑफ मास में से ये आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट द रिजल्ट। जैसे कि आपको V सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आपको पता है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली। तो V फाइनल आपके पास V2F आपके पास आ जाएगा M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 और V1I आपके पास आ जाएगा। एक छोटा सा हमारा पॉइंट रह गया है जिसको हमने फाइनल वेलोसिटीज़ का नाम दे दिया। तो फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ दोनों बॉडी का स्टेशनरी पोजीशन पे अगर बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, V1F इक्वल टू, आप लोगों ने ऑलरेडी वेलोसिटी कोलिजन वन डायमेंशन पढ़ ली थी तो आपका वही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। V1F इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और V1I प्लस 2M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और V2I। इसी तरीके से V2 की भी आपने बात कर लेनी है, 2M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 V1I प्लस M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 V2I। ये दोनों रिजल्ट जो है ये प्रीवियस लेक्चर में हम प्रूफ कर चुके हैं, तो ये वही रिजल्ट यूज़ हो रहे। सिंपली अपनी आसानी के लिए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि सेकंड मैथ्स क्या था, वो रेस्ट पर था, उसके ऊपर आप अप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कोलिजन वाला फैक्टर भी आपके पास एक्सप्लेन हो जाएगा। V1F इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 V1I V2F इक्वल टू 2M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और V1I आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी फाइनल वेलोसिटीज़ भी आ गई आपके पास। स्टेशनरी का भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने मूवमेंट का भी डिस्कस कर लिया है और हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटीज़ को भी डिस्कस कर लिया और फाइनल वेलोसिटीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट करके इसको समझ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।